हाँ, मैं हूँ शशांक BHU से और मैं बच्चों आज आप लोगों को चैप्टर 3 पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर 3 है जयप्रकाश नारायण का है, संपूर्ण क्रांति पाठ है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, मैं उसी को अभी पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर 3 का पार्ट 1 पढ़ाऊंगा, इसमें मैं लेखक का परिचय और सारांश बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर। देखिए, लेखक का परिचय ये है, आपको लेखक का परिचय जानना बहुत जरूरी है बच्चों। लेखक का परिचय इसलिए जानना जरूरी है कि लेखक का परिचय से ही आपको 2-4 नंबर पूछ दिया जाता है, इसलिए लेखक को जानना अच्छा से जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं। लेखक हैं जयप्रकाश नारायण, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो एक नेता भी थे। ठीक है, तो भाषण इनका, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं संपूर्ण क्रांति, ये एक भाषण है। ठीक है ना, तो भाषण था इनका 5 जून 1974 में ये भाषण हुआ था पटना के गांधी मैदान में। आप लोगों को मैं बता दूं गांधी मैदान कौन और पटना में एक गांधी मैदान है। ठीक है, जो लोग नहीं गए हैं वो एक बार घूम लें। ऐसे तो लड़के लोग गए होंगे, लड़कियां कुछ नहीं गई होंगी, तो आप लोग जो भी हैं पटना अगर कहीं जाएँ तो गांधी मैदान एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, मैं गया हूँ और बहुत बड़ा मैदान है वो, और 5 जून 1974 को उसी गांधी मैदान में ही भाषण हुआ था। ठीक है, मतलब सोचिए कि 5 जून 1974 में हुआ था भाषण, और 5 जून मतलब उस समय तपती हुई गर्मी होती है, आपको मालूम होगा। सोचिए उस समय भाषण हुआ था ये, और मैं और आगे भी बताऊंगा। लाखों लोग उस भाषण में आए थे इनको सुनने के लिए, जयप्रकाश नारायण जी को। ठीक है, तो मैं अब आगे चलता हूँ। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में, और निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में। जन्म स्थान था सिताब दियारा गाँव। ठीक है, और माता है फुलरानी देवी, पिता हैं हरसू दयाल। और शिक्षा इनका शिक्षा के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि इनका शिक्षा के बारे में भी जानना थोड़ा सा महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा इनका आरंभिक शिक्षा तो घर पे ही होता है, जैसे 8-10 तक है, और उसके बाद आगे की शिक्षा के लिए पटना कॉलेजिएट गए। फिर 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। यही इनका बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। हो सकता है क्वेश्चन में पूछ दे कि कौन से लेखक 1922 में अमेरिका गए थे अपना उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, हो सके पूछ दे, इसलिए मैं अच्छे से बता दूं कि ये 1922 में अमेरिका गए थे अपनी उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए, और फिर माँ के अस्वस्थता के कारण PhD नहीं कर पाए। ठीक है बच्चों, अब इनका तो हम लोग इतना बात समझ गए कि इनका ये व्यक्तिगत परिचय था। ठीक है, अब इनके बारे में एक परिचय आओ है इनका राजनैतिक परिचय। ठीक है, राजनीतिक जीवन इनका क्या था, राजनीति में कैसे कैसे ये प्रवेश किए। ठीक है, तो हम लोग को ये भी जानना जरूरी है। तो हम लोग अब जानते हैं बच्चों, 1929 ईस्वी में कांग्रेस में शामिल हुए। कौन? जयप्रकाश नारायण। आपको मैं बता दूं कि ये 1922 में तो अमेरिका में थे, वहीं से अमेरिका में ही इन्होंने साम्यवाद और मार्क्सवाद का ज्ञान लेकर के, समझ करके इंडिया आए थे, और इंडिया में 1929 में कांग्रेस में शामिल हो गए। ठीक है, मार्क्सवाद और साम्यवाद मैं आगे बताऊंगा, अभी तो नहीं बता सकता क्योंकि अभी आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे। फिर 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। जेल से निकलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। ठीक है, 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब जेल के दौरान ही किए, और जेल से निकलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। फिर देखिए, फिर जेल गए। ठीक है, 1939 में और 1943 में पुनः जेल गए। 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। ठीक है, और अब हम लोग आगे चलते हैं। ये बहुत ही अहम मुद्दा है, इसको आप लोग समझिएगा, ये इससे हो सकता है क्वेश्चन पूछ दिया जाए। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। आपात के दौरान जेल गए। इनके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ। जो जनता पार्टी हम लोग जानते हैं ना, जनता पार्टी, तो उसका गठन कौन किया था? इन्होंने ही किया था, जयप्रकाश नारायण ने ही। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि 1974 में इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगाया गया था, पूरे देश में इमरजेंसी लगाया गया था। ठीक है, उसका उस समय छात्र आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था। छात्र और आपातकाल के दौरान इन्हें जेल भी भेजा गया था। तो ये सब थोड़ा सा जान लेना चाहिए आपको जानकारी के लिए, हो सकता है ये सब ऑब्जेक्टिव पूछ दे।
फिर इनको एक सम्मान भी मिला था, मतलब पुरस्कार जिसको कहते हैं। 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान मिला था, ठीक है। और 1998 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था इन्हें, 1998 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था, ठीक है। अब मैं बच्चों आपको बता दूं कि आप कहेंगे कि इनका मृत्यु तो हो गया था पहले ही, आप कह सकते हैं कि इनका मृत्यु तो पहले ही हो गया था, तो इनको 1998 में भारत रत्न कैसे मिला? तो भारत रत्न पहले भी मिलता है, मतलब मृत्यु के बाद भी मिलता है, ठीक है। तो ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। और मैं बच्चों अब आपको आगे बताता हूँ कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ जाइए। जो लोग नहीं जुड़े हैं, इससे तो बहुत सारे लोग वहाँ जुड़ गए हैं, जो लोग नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा जुड़ जाइएगा। और अपने प्रीवियस चैप्टर का, जैसे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का जितने भी वीडियो पार्ट है वो सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर पे भी आप जुड़ जाइएगा, और जो भी कहीं कुछ परेशानी है व्हाट्सएप में मुझे डायरेक्ट आप मैसेज कीजिएगा, सभी का उत्तर मैं आपका सम्मान देते हुए करूँगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग चलते हैं सारांश की ओर, ठीक है। जयप्रकाश नारायण का जो ये पाठ है उसका सारांश। संपूर्ण क्रांति तो मैं आपको बताया था, एक ये अच्छा समझिएगा, ये समझने की ही चीज़ है। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, ठीक है। और ये बहुत लंबा भाषण हुआ था। 5 जून 1974 में एक बहुत लंबा भाषण हुआ था पटना गांधी मैदान में, उसका एक छोटा सा अंश ही इस चैप्टर में प्रस्तुत किया गया है 3-4 पेज में, ठीक है। और उसी पे सारांश में बता रहा हूँ। प्रस्तुत पाठ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण का एक अंग है, जिसे उन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। आपको तो मैं बताया पटना के गांधी मैदान में ये 5 जून 1974 में ये भाषण दिया गया था, जो ऐतिहासिक भाषण, ऐसा भाषण कभी नहीं दिया गया था, इतना प्रभावकारी और इतना अच्छा भाषण, जिस भाषण में लाखों लोग आए थे, ठीक है। संपूर्ण भारत स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित है। इनका पूरा भाषण बहुत लंबा था, जो जनमुक्ति पटना से प्रकाशित है। ये क्वेश्चन पूछ देगा आपका ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, कि ये पूरा भाषण किस पुस्तक के रूप में आया था? जनमुक्ति पुस्तक के रूप में आया, पटना से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पूरे प्रदेश से आए थे। कहने का मतलब है संपूर्ण भारत से सभी राज्यों के लोग, युवा लोग, मतलब सोचिए कि चल करके लाखों लोग आए थे पटना गांधी मैदान में इनके भाषण को सुनने के लिए। सोचिए कि कितना प्रभावकारी भाषण होगा। जयप्रकाश नारायण के भाषण को सुनने आए थे पूरे देश के लोग, देश के अलग अलग राज्यों के लोग, युवा लोग, खास करके युवा लोग। सोचिए इनका उम्र उस समय 72 साल का था। 74 में दिए, मतलब भाषण ये दिए थे, और इनका 1902 में जन्म हुआ था, तो उस समय 72 साल के थे, मतलब बूढ़े हो चुके थे ये स्वयं, ठीक है। तो सोचिए उस उम्र में भी, मतलब कि वृद्ध अवस्था में भी इनका भाषण इतना प्रभावकारी था और इतना मतलब जोश और क्रांति पैदा करने वाला था लोगों को, कि सभी लोगों को अपने समाजी अपने अधिकारों को समझने के लिए इन्हें इतना अच्छा प्रेरित किए सभी लोगों को कि मैं क्या बताऊं, ठीक है। तो वही कहा जाता है। अब कि पूरे गर्मी में भी लोग, मतलब तपती हुई गर्मी में, जेठ दोपहरी, जून की दोपहरी गर्मी में भी लोग सुनते रहे इनको, लाखों लोग, लाखों युवा खड़े होकर के। सोचिए कितनी बड़ी बात है। आज की डेट में तो नेता लोगों के भाषण में, सीएम के भाषण में, तो रैली में तो लोग 1000 लोग भी अच्छे से नहीं पहुंचते हैं, 10,000 भी अच्छे से नहीं पहुंचते हैं। आप सोचिए कहाँ वो लाखों लोग उस समय आए थे, जिस समय यातायात के साधन भी नहीं थे ज़्यादा। अब देखिए, नारायण जी कहते हैं कि अगर दिनकर जी और रामवृक्ष बेनीपुरी जी होते तो उनकी कविता भारत के नव निर्माण के क्रांति का कार्य करती, लेकिन वह आज हमारे बीच नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि 1974 के समय में, जिस समय भाषण पढ़ रहा था, उस समय ये कहते हैं, कौन? जयप्रकाश नारायण कहते हैं बच्चों कि हमारे बीच जो दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जो कवि हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी दोनों कवि हैं, ठीक है। अगर वो दोनों अगर हमारे बीच रहते तो उनका जो कविता होता, हमारे लोगों को क्रांति फैलाने में, लोगों में अपने अधिकार को समझने के लिए, उनका जो शोषण और अत्याचार हो रहा है उनको उनसे मुक्ति के लिए वो जो कविता लिखते वो बहुत प्रभावकारी होता और बहुत प्रभावी होता। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं, जिम्मेवारी मैंने मांग के नहीं लिया, मुझे यह जिम्मेदारी युवा पीढ़ी द्वारा सौंपी गई है, ठीक है। कहते हैं कि जो जिम्मेदारी है, मतलब जो मैं युवाओं का नेतृत्व कर रहा हूँ, मंचों पे चढ़कर उनको समझा रहा हूँ, उनको उनकी मानसिकता को बदल रहा हूँ, तो ये
मैं किसी से मांगा नहीं, ये जिम्मेदारी हमें युवा पीढ़ी के लोग मुझे स्वयं दी है। सोचिए कि कितनी बड़ी बात हुई। आज के तो नेता लोग परेशान हैं कि हम नेता बनेंगे, नेता बनने के लिए परेशान हैं। और इनको तो देखिए नेता बनने की शौक भी नहीं था, इन्हें लोग, युवा लोग ही इनको चुन करके कहे कि आप ही मेरा नेतृत्व कीजिए, आप ही मेरा नेता बनिए, है ना। देखिए कितनी बड़ी बात है। 1974 के समय जो राजनीति करते थे और आज के समय जो राजनीति कर रहे हैं, कितना अंतर आप आ गया है। वह कहते हैं मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा। जयप्रकाश नारायण कहते हैं बच्चों कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, कि जयप्रकाश नेता हैं और बड़ाई हो रही है, चर्चा हो रही है हमारे, वैसा नेता मैं नहीं बनना चाहता हूं। मैं सबकी बात सुनूंगा, मैं जनता का, मुझे जनता ने चुना है, मुझे जनता ने नेता बनाया है, ठीक है, तो मैं सबका सुनूंगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा। कहने का मतलब मैं सलाह सबसे लूँगा, सभी लोगों की सलाह मैं ले लूँगा, सबका राय लूँगा, पर जो अंतिम फैसला होगा मेरा होगा। मैं समझ बूझ करके अपना अंतिम फैसला दूंगा कि क्या सही है, क्या देश के लिए सही है, हमारे लिए नहीं, देश के लिए क्या सही है उसका फैसला मैं करूंगा। लेखक ने अपने परिवार की गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते पर पढ़ाई की तथा वापस आकर कांग्रेस में शामिल हुए। कहते हैं कि लेखक अमेरिका में पढ़ाई किए थे, आपको तो मालूम है, मैं बताया हूँ परिचय में। लेखक अमेरिका में पढ़े और जबकि इनके यहाँ आर्थिक स्थिति इनकी बहुत दयनीय थी, कि इनका जयप्रकाश नारायण का मतलब गरीब परिवार से ही संबंध रखते थे, फिर भी अमेरिका गए अपने बलबूते पे। अमेरिका में बहुत तरह की इन्होंने काम किया, वहाँ जूता पॉलिश किया, मतलब कि होटलों में बर्तन मांजा, मतलब बहुत तरह के छोटे छोटे कार्य किए अमेरिका में पढ़ने के लिए। फिर भी वहाँ उन्होंने पढ़ा और उसके बाद भारत आया। तो कहने का मतलब है बच्चों कि आप लोगों को समझना चाहिए कि कितना छोटा छोटा कार्य करके व्यक्ति बड़ा बनता है। ये अमेरिका में समझ जाइए कि जूता साफ किए, जूता पॉलिश किए हैं और बर्तन मांजे हैं, होटलों में काम किए हैं, मतलब जितना भी मजदूरी का कार्य किए हैं, तब जाकर वो अमेरिका में पढ़ पाएंगे, क्योंकि वहाँ का खर्चा जुटाना सबकी बस की बात नहीं है। और वहाँ आपको कोई जॉब भी नहीं मिलेगा जब तक आपके पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, ठीक है, तकनीकी ज्ञान नहीं है, तो आपको कोई जॉब भी वहाँ नहीं देगा। इसलिए छोटे छोटे कार्य करने पड़ते थे, ठीक है ना। हाँ, जयप्रकाश बाबू से मिलने बहुत सारे नेता आए और सबने उन्हें एक तरफ लोकतंत्र की शिक्षा दी तो दूसरी तरफ लोगों के जुलूस को रोका गया। कहने का मतलब इनके पास बहुत तरह के लोग आए लोकतंत्र की ज्ञान देने के लिए, लोकतंत्र ऐसा है, आपको लोगों के लिए सोचना चाहिए, है ना। पर जैसे ही जब ये लोगों के लिए आंदोलन करते थे, जुलूस निकालते थे, तो इनके जुलूस को ही लोग रोकते थे। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती जो एक तरफ लोकतंत्र की बात करते हैं और दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों से कुचलते हैं। सोचिए ऐसे लोग भी हैं, मतलब भारत में ऐसे भी लोग उस समय थे और आज भी हैं, आज तो और संख्या बढ़ गई है, जो लोग लोकतंत्र का ज्ञान भी देते थे और खुद उसका विरोध भी करते थे। तब चापलूस चाटुकार लोग इस तरह के होते हैं, ठीक है। लेखक के कुछ मित्र और उनका और इंदिरा जी का मेल मिलाप करवाना चाहते थे। लेखक के कुछ मित्र थे जो जयप्रकाश नारायण का और इंदिरा गांधी का, उस समय इंदिरा गांधी का राज्य था, तो मेल मिलाप करवाना चाहते थे। लेखक कहते हैं कि मेरा इंदिरा जी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, बल्कि उनकी गलत नीतियों से मेरा झगड़ा है। लेखक जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि इंदिरा गांधी से मेरा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, उनका जो गलत नीति है, उनका जो काम करने का तरीका है, उनका जो देश को एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे प्लेटफॉर्म से चलाने का जो तरीका है, वो मुझे गलत लगता है, ठीक है, क्योंकि वो सभी के हित की बात नहीं सोच रहे हैं। वो बड़ों की तो ध्यान देते हैं, लेकिन जो गरीब सरभारा मजदूर वर्ग हैं उनका शोषण ही हो रहा है, ठीक है। तो ही ये कहते हैं कि हमारा उनसे कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं, उनके काम करने का तरीका से झगड़ा है। सोचिए, लेखक ने कई बार बापू नेहरू जी की भी आलोचना की, मतलब बापू मतलब महात्मा गांधी, और नेहरू जी का भी आलोचना किया है, ठीक है ना। हाँ, और लेखक कहते हैं कि आज राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिसका प्रमुख कारण चुनावों की चर्चा है। आज के लोकतंत्र में जनता को इतना ही अधिकार है कि वह चुनाव करे। मतलब कहते हैं कि आज के जो लोकतंत्र है उसमें बहुत सारी खामियां हैं। कहने का मतलब आज के लोकतंत्र में लोगों की बस इतना ही अधिकार है, इतना ही उनका अधिकार है कि वो जनता को, प्रतिनिधियों को चुने, बस चुनाव कर सकता है। पर लेकिन उनके गलत नीतियों का, गलत काम करने के तरीकों का, वो जो शोषण कर रहे हैं लोगों का, अत्याचार कर रहे हैं लोगों पर, लोगों की विकास नहीं कर रहे हैं,
तो इन सब पे वो अंकुश नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वो इनके हाथ में नहीं है। तो सोच लिए हमारा लोकतंत्र कितना खतरे में है। आप समझ सकते हैं आज भी ये चीज़ें हो रही है, 1974 में भी हो रही थी। मतलब चुनाव हो जाने के बाद 5 साल के बाद ही ना हम उनके साथ कुछ कर सकते हैं। 5 साल तक तो कुछ नहीं उनका कुछ कर पाएंगे। थोड़ा बहुत कुछ होता है तो बहुत लंबा प्रक्रिया होता है। मैं आप तो सब जानते हैं, मैं क्या बताऊं। तो ये कहते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव के बाद अपने ही प्रतिनिधियों का जनता पर कोई अंकुश नहीं होता। लेखक के अनुसार अन्य देशों में प्रेस तथा पत्रिका प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाती है, लेकिन हमारे देश में इसका बहुत अभाव है। कहने का लेखक कहते हैं कि दूसरे देशों में तो जनता पे, जैसे जो मीडिया वाले होते हैं वो सब अगर कुछ गलती होता है तो मीडिया वाले उसको दिखा करके उनको सही रास्ते पे लाते हैं, ठीक है। पर हमारे देश में तो इन सब चीज़ों का भी अभाव है। हमारे यहाँ मीडिया का हाल तो आप देख ही रहे हैं। सभी मीडिया, अक्सर 90% मीडिया तो अब चापलूस चाटुकारों जैसा काम कर रहे हैं, सब बिकाऊ हो गए हैं। मैं क्या कहूँ मीडिया के बारे में, पढ़ाई की बात है, मैं ज़्यादा नहीं उधर जाना चाहूँगा, आप सब जानते हैं। लेकिन हमारे देश में इसका भी बहुत अभाव है। जयप्रकाश नारायण जी का यह भाषण वाकई एक शानदार भाषण है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि अब हमारा डिस्क्रिप्टिव जो ये है, आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरा व्हाट्सएप पे आप ये कर सकते हैं क्लिक करके। मैं अपना नंबर अभी दे रहा हूँ और आप हमें सुन सकते हैं अच्छे से। और मेरा डिस्क्रिप्टिव में सभी प्रीवियस वीडियो मेरा आ जाएगा, ठीक है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 सब वहाँ दे दूँगा। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा प्लीज़। ओके।